तो आज हम लोग साइंस में आज सेल से रिलेटेड आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो कोशिका के बारे में तो आप सभी सुने होंगे, कोशिका होती क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोशिका जिसको आप इंग्लिश में सेल कहते हो। तो कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। हमने पढ़ा कोशिका की खोज किसने की, कब हुई, सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को किसने देखा, मृत कोशिकाओं को किसने देखा था, इसका सिद्धांत किसने दिया था, मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ये कोशिका कितने तरह के होते हैं, आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कोशिका का जो टेक्निकल नाम होता है ना, कोशिका का टेक्निकल TEC दे दिया हूं मैं। सो कोशिका का टेक्निकल नाम होता है साइटो। क्या होता है? साइटो होता है। कोशिका का टेक्निकल नाम जो होता है साइटो, CYTO। ओके, अगर आप कोशिका की अध्ययन करेंगे और कोशिका स्पेशलिस्ट हो जाएंगे तो उस अध्ययन के नाम को कहा जाएगा साइटोलॉजी। क्या कहा जाएगा? साइटोलॉजी कहेंगे। अगर आप बायो पढ़ते हो तो बायोलॉजी कहलाते हैं, राइट, बायोलॉजी के स्टूडेंट बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आप कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका की स्टडी करते हैं, तो आप वो अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बताते हैं। कोशिका की खोज या फिर कोशिका के जनक, जनक मतलब पिता, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। यह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। अब आगे देखते हैं। बट इन्होंने जो देखा था मृत कोशिकाओं को देखा था। मृत मीन्स क्या? मरे हुए कोशिकाओं को देखा था। किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम इसको खोज की 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक ने। बट इन्होंने जो देखा था मृत कोशिकाओं को देखा था। सबसे पहले जो जीवित कोशिका को जो देखा गया वो साइंटिस्ट का नाम दूसरा कुछ था। देखिए वो क्या है? सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा एंटन वॉन ल्यूएनहॉक ने देखा। किन्होंने देखा? एंटन वॉन ल्यूएनहॉक ने देखा सबसे पहले जीवित कोशिका, जीवित मतलब जिंदे कोशिका को। समझ रहे हो बात को? आगे देखिए इसका प्रिंसिपल, इसका जो प्रिंसिपल मतलब समझते हो ये काम कैसे करता है, क्यों है, ये सारी चीजें को बताया। किन्होंने बताया? स्लाइडेन स्वान ने बताया। स्लाइडेन स्वान ने कोशिका के बारे में प्रिंसिपल दिया, इसका सिद्धांत दिया। किन्होंने दिया? स्लाइडेन स्वान ने दिया। तो आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, दुनिया मतलब पूरे दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? वो माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा जाता है, ये कंपटीशन में एग्जाम्स में तो ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है उसका? माइकोप्लाज्मा। ये आपको याद रखना है, ओके। और दुनिया की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। किसका? शुतुरमुर्ग के अंडे। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप तक का देख सकते। आपके घर में जो मुर्गी का अंडा होता है वो भी कोशिका है। क्या है? कोशिका है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की साइज जो होती है काफी बड़े होती है, राइट, काफी बड़ी होती है। तो अंडे की साइज काफी बड़ी होने के कारण वो दुनिया के सबसे बड़ी कोशिका में शामिल किया गया। आप उसको आंख से देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं। बट माइकोप्लाज्मा को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि ये नेमोमीटर से भी छोटे होते हैं, नेमोमीटर से भी छोटे होता है। समझ रहे हो बात को? चलिए आगे जानते हैं। तो आप समझ गए दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा, और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? वो शुतुरमुर्ग का अंडा। ओके, अब देखिए, अब जानेंगे मानव में। अब मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? देखिए उस सबसे छोटी कोशिका का नाम है स्पर्म। क्या नाम है इसका? स्पर्म। स्पर्म, स्पर्म जो शुक्राणु में होता है। स्पर्म हम लोग क्या उसको इंग्लिश में कह देते हैं, इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? स्पर्म, शुक्राणु। और ये किस में होता है? नर में होता है। किसमें? ये नर में पाया जाता है। नर मतलब लड़कों में पाया जाता है। समझ रहे हो बात को? और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? वो तो छोटी पड़े, सबसे छोटी स्पर्म, यानी कि हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। और ये नर में पाया जाता है। किसमें? नर में पाया जाता है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम वो है ओवम। इंग्लिश में हम लोग ओवम करते हैं, OVUM, ओवम कहते हैं। और हिंदी में अंडाणु कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कहाँ पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। तो इसको रिपीट कर देते हैं। कोशिका का जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है साइटो। कोशिका का अगर आप अध्ययन करते हैं तो कहलाएंगे साइटोलॉजी। और कोशिका के जो जनक यानी कि पिता खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे? 1665 ईस्वी में किए थे। और जीवित कोशिका को सबसे पहले किन्होंने देखा? एंटन वॉन ल्यूएनहॉक ने देखा। और इसका जो सिद्धांत दिया किन्होंने दिया? स्लाइडेन स्वान ने दिया। और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या हो गया? माइकोप्लाज्मा। और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। एंड मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? नर में पाई जाती है। और नर के स्पर्म में पाया जाता है, शुक्राणु में। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है? वो है अंडाणु। और ये अंडाणु कहाँ पाए जाते हैं?
मादा में पाए जाते हैं। समझ रहे बात को? तो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी 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 मतलब काफी लंबे लंबे, लाइक कुतुब मीनार, जैसे कुतुब मीनार लंबा और ताजमहल क्या है बड़ा, तो लंबा और बड़ा में समझते हो ना आप। तो मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका है उस कोशिका का नाम क्या है? न्यूरन। न्यूरन हम लोग पढ़े हैं, आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे। न्यूरन लाइक इस तरह से होता है, मैं यहाँ आपको याद दिला देता हूँ। लाइक इस तरह से होता है और ये ऐसे 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 इस तरीके से जाता है, जिसका नाम इधर उधर ये कोई पेड़ की तरह होता है, पेड़ की जड़ की तरह होता है। लाइक इस तरह से होता है। यहाँ केंद्रक होता है, डेंड्राइट होता है, द्रुमिका होता है ना, आपको याद आ रहा होगा। तो ये लगभग देखो 1.7 मीटर के आसपास होता है। 1.7 मीटर मतलब समझ रहे हो, 1 मीटर लगभग इतना होता है, 1 मीटर लगभग इतना होता है। तो 1.7 मतलब लगभग 2, आप समझ ले, लगभग 2 मीटर। ठीक है, ये काफी लंबा होता है। ये मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? अगर आपको पूछा जाए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम, तो आप बोलेंगे क्या? न्यूरॉन कहेंगे, न्यूरॉन। ओके, तो अब देखें मानव शरीर में जो होता है, एक शरीर में एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा हिस्सा है जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता। विभाजन मतलब बंटवारा। बंटवारा मतलब ये समझ रहे हो? बताता हूं मैं। बंटवारा मतलब एक कोशिका टूट के दूसरे कोशिका में कन्वर्ट होना। एक कोशिका टूट के बहुत सारा कोशिका बन रहा है, तो उसको आप कहेंगे क्या? विभाजन। एक कोशिका टूट के नष्ट नहीं हो रहा है, एक कोशिका टूट के दूसरा कोशिका बन रहा है, फिर वो दूसरा बन रहा है, फिर दूसरा बन रहा है, इसी तरह बहुत सारे कोशिका बनते हैं। और ये शरीर का हमारा एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा हिस्सा है जहां कोशिका का विभाजन नहीं होता। वो हमारा क्या है? ब्रेन। वो उसमें कहा ब्रेन में कभी भी ब्रेन का कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए जब लोग राइडिंग करते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, तो हम लोग क्या हेलमेट पहनते हैं ताकि हमारा ब्रेन सुरक्षित रहे। क्योंकि ब्रेन में अगर एक बार चोट लगी, अंदर तक अगर चोट लगी, तो आपकी याददाश्त वगैरह आप एकदम गजनी बन जाएंगे तेरे नाम। समझ रहे हो? आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये हो जाएगा। तो कोशिका विभाजन ये रहित होता, मतलब कोशिका का विभाजन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। किसमें? ब्रेन में, जिसको आप हिंदी में मस्तिष्क कहते हो। इसलिए क्या करते हैं हम लोग? हेलमेट वगैरह पहनते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में मस्तिष्क का कोई भी विभाजन नहीं होता, कोशिका का कोई भी विभाजन नहीं होता है। इसलिए आप किसी को एकदम हथौड़ा से बार बार एकदम पीट दीजिएगा ना, ठीक है, 8-10 बार पीट दीजिएगा, तो अंदर तक अगर चोट लग गया, वो अगर हिल गया, ब्रेन थोड़ा सा भी अगर डैमेज हो गया, तो वो अपना याददाश्त आपको भी भूल जाएगा, खुद को भी भूल जाएगा। समझ रहे हो बात को? चलिए आगे बात करते हैं। सबसे तेज कोशिका का जो विभाजन होता है हमारा लीवर यानी कि पेट में। लीवर में सबसे तेज कोशिका का विभाजन होता है। लीवर में सबसे तेज कोशिका का विभाजन होता है। और इस सबसे तेज, और किसी का लीवर अगर काट भी दीजिएगा ना, या फिर चाकू से मार भी दीजिएगा ना, तो कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा? अपने आप क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो लीवर में अगर चोट लग जाता है तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाता है। ठीक है, लीवर ऑपरेशन वगैरह भी होता है, और ये बहुत क्रिटिकल केस नहीं होता लीवर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कोशिका क्या है, इसका टेक्निकल नाम क्या है, इसका विभाजन क्या कहलाता है, इसके सिद्धांत किसने दिया। और मानव शरीर के सबसे लंबी न्यूरॉन पढ़े। विभाजन रहित मतलब विभाजन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? ब्रेन में नहीं होता है। और सबसे तेज होता है किसमें? लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में होता है। अब थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं, इसमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं एक अलग सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ईंट। घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ईंट चाहिए। ठीक है, मानव शरीर ये कोशिका जो है ना, सबसे छोटी इकाई होती है, अंग नहीं, इकाई होती है। इकाई देखो, ईंट, बहुत सारे ईंट अगर आप जोड़ेंगे तो एक दीवार बनेगा। अब बहुत सारे दीवार मतलब 3-4 दीवार मिलकर एक कमरा बनता है, और 2-3 कमरा मिलकर क्या बनेगा? एक घर बनेगा। सेम उसी तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, आप इनको रिलेट कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। ईंट यानी कि कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिलकर एक उत्तक का निर्माण होता है। किसका? एक उत्तक का निर्माण होता है। और बहुत सारे जब उत्तक मिल जाते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है। अंग मतलब जो हमारा हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये सब क्या अंग है। ठीक है, आंतरिक अंग भी है, जैसे किडनी, लिवर वगैरह सब। ठीक है, और बहुत सारे अंग जब मिल जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण होने के बाद ही एक कोई नए शिशु में, नवजात शिशु में क्या होता है? मतलब जान आती है। समझ रहे हो? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। आगे कोशिका का क्या होता है देखिए। पहला जो है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको आप इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली को आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब इसकी देखो फंक्शन क्या है, कैसे काम करती है, अब जानते हैं। यह पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाए। पादप मतलब जो पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे जो क्या
हिल डुल सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा सकते। वो केवल एक ही जगह पर रहकर ऐसे ऐसे हिल डुल सकते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। और जंतु जो होते हैं वो हिल डुल ऐसा भी सकते हैं और इधर से इधर भी जा सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे नहीं जा सकते, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है पादप में पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधे में, और साथ ही साथ जंतु में भी पाई जाती है। जंतु मतलब हम लोग आएंगे, जानवर आएगा ना, तो यह पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, समझ रहे हो बात को। और ये किसका बना होता है कोशिका झिल्ली? ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रोटीन कहाँ बनता है, ठीक है। तो ये किससे बनता है? प्रोटीन का बना होता है। अब कोशिका के सभी अंग इस झिल्ली में घिरे होते हैं। कोशिका के जो जितने भी अंग है किसमें होते हैं? इस झिल्ली में घिरा हुआ होता है। झिल्ली को आप आसानी से समझ सकते हैं। झिल्ली मतलब आप प्याज को अगर तोड़िएगा, प्याज को अगर आप तोड़ते हैं बढ़िया से, ठीक है, देखिएगा उसमें एक झिल्ली निकलेगा, वो क्या है? कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली। आप उसको इंग्लिश में आप उसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन और साथ ही साथ प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो हमने क्या जाना? ये कोशिका झिल्ली जो है पादप जंतु दोनों में होता है, और एक किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, और इसे आप प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और ये झिल्ली एक कवर रहता है, घिरा हुआ रहता है, मतलब कोई भी चीज पर घिरा हुआ रहता है। हम लोगों में भी एक झिल्ली है, हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों में ये झिल्ली है। तो ये झिल्ली क्या काम करती है? ये अनावश्यक पदार्थों को अंदर रहने, मतलब देखो, ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देती है और अनावश्यक पदार्थों को बाहर जाने देती है, समझ रहे हो। जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है वो अनावश्यक पदार्थ है, वो हमारे लिए नुकसानदेह, इसलिए वो उसके लिए द्वार खोल देता है। द्वार खोल देता है तो हमारे हाथ में पसीने में क्या आता है? पसीना आता है, बाहर चला जाता है, वो अनावश्यक पदार्थ है। और ऐच्छिक पदार्थों को अंदर भी आने देती है। हमारे शरीर में कोई छेद नहीं है, छेद तो है लेकिन वो छेद बंद भी होता है और खुलता भी है, जिसकी वजह से पसीना आता है। वो ऐच्छिक पदार्थों को ही अंदर आने देती है और अनावश्यक को क्या करते? बाहर भेज देती है। नहीं तो ऐसा अगर होता तो ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा? कोशिका झिल्ली अगर नहीं होता है तो हम कहीं नहाते तो पानी घुस जाता है शरीर में, पानी घुस जाता है, ठीक है, पानी घुस जाता है ना। ये हम लोग जहां भी नहाते हैं पानी डालते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, धूल घुस जाता है, ठीक है। ये नहीं घुसता है, इसका मुख्य कारण क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। बाहर की हानिकारक चीजों से हमें क्या करते हैं? बचाती है। कि कीड़ों मकड़ों से बचाती है कि नहीं? बचाती है। ये अगर नहीं होता तो धूल कण कुछ भी घुस जाता है हमारे शरीर के अंदर, पानी भी घुस जाता है, नहाने के दौरान पानी घुस जाता है, एकदम उठ ही नहीं पाते, इतना भारी हो जाते हैं हम लोग, समझ रहे बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। और ये क्या करती है? मतलब ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देती है और अनावश्यक पदार्थों को बाहर जाने देती है। मैं इसको भी मेंशन कर देता हूं, तो देखेंगे ध्यान से। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देती है और अनैच्छिक पदार्थों को बाहर, अनैच्छिक पदार्थों को बाहर क्या करती है? भेज देती है। इसलिए हमारे शरीर में क्या आते हैं? पसीने आते हैं। क्या पसीना हमारे लिए अच्छा है? नहीं, पसीना हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो हानिकारक पदार्थों को क्या करते हैं? बाहर भेज देती है। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर भी मैं और एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये ऐच्छिक, मतलब जो हमारे लिए जरूरी है उसको अंदर आने देती है शरीर के अंदर, और जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको शरीर से बाहर भेज देती है। समझ रहे बात को? देखिए, यह किसमें पाया जाता है? ये पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। समझ रहे बात को? अब आगे देखते हैं। ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और ये जो होता है, जितने भी अंग पादप में हो चाहे जंतु में, सभी ये कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं। अगर ये कोशिका झिल्ली नहीं हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोग शायद इतना दिन जी भी नहीं पाते। समझ रहे हो? अब देखो, इसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है, जिसको आप सेल वॉल कहते हैं, इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। ये केवल पादपों में होते हैं। पादपों मतलब पेड़ पौधों में ही होते हैं, जंतुओं में नहीं होती, पादपों में ही होती है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति उनका एक परत हो गया। पहले तो हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़े, ये कोई चीज है, उसके ऊपर एक कोशिका झिल्ली चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर और एक चढ़ा हुआ होता है, वो क्या है? इस तरह का चढ़ा हुआ रहता है, वो है कोशिका भित्ति।
क्या है, वो है सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से ये क्या होता है, पेड़ पौधों में ऊपर की खाल होती है, मोटी मोटी खाल होती है ना, खाल, और ये खाल उनको सुरक्षा प्रदान करती है बाहर के वातावरण से, बाहर की कीड़ों मकड़ों से, बाहर के जानवरों से उन्हें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान कराती है। ये केवल किसमें पाया जाता है, ये केवल पादपों में पाया जाता है। किसमें, पादपों में। पादपों जैसे पेड़ पौधों में, किसमें, पेड़ पौधों में ये केवल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल वॉल। इमेजिन करो यदि आपके शरीर में भी अगर जंतुओं में भी अगर सेल वॉल होता तो क्या होता, हमारी जो चमड़ी है ना, ये देख रहे हो चमड़ी, ठीक है, ये जो चमड़ा है, स्किन है, वो काफी मोटा मोटा होता है। अगर ये मोटा मोटा होता तो बाहर का वेदर का हमें कोई पता ही नहीं चलता, ना ठंडा लग रहा ना गर्मी लग रहा, कुछ भी नहीं पता चलता है। ये स्किन की वजह से ही नहीं पता चलता, बाहर के वेदर का मौसम इसी की वजह से पता चलता है। आंख से तो देख ही रहे, लेकिन महसूस इसी से ना करते हैं, महसूस स्किन से करते हैं। अगर ये हमारे शरीर में होता तो हमारी मोटी मोटी चमड़ी होती, जिसकी वजह से हम बाहर के वातावरण का मजा नहीं ले पाते, ना ठंडा का मजा ले पाते और ना ही गर्मी का मजा ले पाते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो होता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कई बार पूछा जाता है कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आप कहेंगे सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑलराइट, तो ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और ये आकार प्रदान करती है। अभी तो पता है सुरक्षा प्रदान करती है बाहर के वातावरण से और बाहर के कीड़ों मकड़ों से, ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो हमने जाना कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद हमने जाना कि कोशिका भित्ति के बारे में, जिसको आप सेल वॉल कहते हैं। और ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोशिका भित्ति का काम क्या है, कोशिका झिल्ली का काम क्या है, समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कोशिका का अगला अध्याय। अब अगला अध्याय क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम भी आपने सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूत्रकणिका कहा जाता है। इसकी जो खोज की थी अल्टमैन ने किया था। अल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था और इसका सिद्धांत भी दिया था, अल्टमैन ने, है ना। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। अब देख सकते हैं ये अल्टमैन है। अल्टमैन ने किसका सिद्धांत दिया, किसकी खोज की, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। श्वसन के दौरान एक क्रेब्स चक्र चलता है। श्वसन के दौरान, श्वसन मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं ना, जब सांस लेते हैं, श्वसन के दौरान क्रेब्स भी एक साइंटिस्ट था, एक चक्र चलता है, उसी को नाम दे दिया क्रेब्स, उस चक्र को क्रेब्स दे दिया ताकि उस साइंटिस्ट का नाम याद रहे ना। तो श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र चलता है। यहाँ पर एक क्रेब्स चक्र चलेगा शरीर में, जिसके पश्चात 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी, कितना, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और 38 एटीपी में, 38 एटीपी में एक ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज तो पता है, ग्लूकोज में ऊर्जा देने का काम करता है ना, इसलिए इसे ऊर्जा का घर भी कहते हैं। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा का घर भी कहते हैं। अब देखिए इसके जो आंतरिक मतलब अंदर की जो दीवार है उसको क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसके अंदर की दीवार को कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। देखिए मैं अभी आपको बताता हूं, जब भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात क्या तुरंत ताकत आ जाती है, क्या नहीं। कोई छोटा आदमी थोड़ी ना हो आपकी, आप तुरंत भोजन ले, एक आदमी को 2-3 दिन खाना ही नहीं दिया, वो एनर्जी लॉस हो गया, ऊर्जा रहेगा उसमें। माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम करेगा, नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको भोजन नहीं मिला। अगर उसको भोजन नहीं मिला तो ऊर्जा लेस हो जाएगा, एनर्जी लेस हो जाएगा, ठीक है, वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। 2 दिन खाना नहीं दिया, उसको बोल रहे दौड़ो जाओ, दौड़ पाएगा, लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा, दौड़ पाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एनर्जी लेस हो गया। अगर उसके बाद हम लोग 2 दिन के बाद उसको तुरंत खाना दे रहे हैं, तुरंत खाना दे, 1 प्लेट खाना, खाने के बाद बोल रहे चलो आप दौड़ो, दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा क्योंकि उसमें अभी भी एनर्जी नहीं है। एनर्जी बनने में तो टाइम लगता है, जब तक शरीर में पाचन नहीं होगा। पाचन के पश्चात क्या होता है, एटीपी बनता है, एटीपी बना तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बना तो हमें ऊर्जा मिलेगा, ठीक है, ऊर्जा मिलेगा। ये नहीं कि छोटा बच्चा जैसे लड्डू ले लिया अब लड़ने चले, नहीं, वो गलत होगा। समझ रहे हो बात को। भोजन करने के पश्चात जब शरीर में भोजन का पचना शुरू होता है, पचना के पश्चात एटीपी बनता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बनने के पश्चात आपके शरीर में क्या आएगी, ताकत आएगी, जिससे आप कोई भी काम कर सकते हो। समझ रहे हो बात को। तो फिर से रिपीट कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। इसकी जो खोज की थी वो अल्टमैन ने की थी। और श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र चलता है और जिसके पश्चात 38 एटीपी बनता है और 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज के पश्चात ही हमें ऊर्जा मिलता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा का घर कहते हैं। अभी चिल्ला रहे, बात कर रहे, आपको पढ़ा रहे, इसका कारण क्या है कि ग्लूकोज है शरीर में, तभी तो कर पा रहे हैं। अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो हम कमजोर हो जाएंगे, ऐसे गिरेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। चौथा नंबर क्या है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जिसको आप कैमिले गोल्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैमिले गोल्जी भी कहते हैं ना। गोल्जी बॉडी को आप कैमिले गोल्जी, ये काम करती क्या है, गोल्जी बॉडी काम क्या करती है देखते हैं।
यह शरीर में ऊर्जा की परिवहन करने का कार्य करती है, मतलब ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम करती है। नहीं समझ में आएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप लिख रहे 2 घंटों से लिख रहे, हाथ थक जाएगा ना, थक जाएगा। तो जब हाथ थक जाता है आपका तो थोड़ा वेट करते हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। जब रेस्ट लेते हैं शरीर उसको फिर ऊर्जा देती है, हाथ को ऊर्जा देने का काम करती है। ये जो ऊर्जा लेके आया फिर, या फिर आप किसी को मार रहे हैं आप, ये जो चला रहे हैं, ये ऊर्जा जा रहा है, पूरा शरीर ऊर्जा दे रहा है उसको। ये इस शरीर में सारा ऊर्जा आ जाता है। किसकी वजह से आ जाता है? गोल्जी बॉडी की वजह से आ जाता है। ठीक है, आप किसी को मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा ताकत आ जाता है, पूरा शरीर का पूरा ताकत आ जाता है इसमें। किसमें आ जाता है? हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से जिसको भी लगता है एकदम हॉस्पिटल पहुंच जाता है। 7 मूवीज तो देखे हो ना, एक ही बार एकदम दीवार फोड़ देता है, तो यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं गोल्जी बॉडी क्या होता है। मतलब ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम करता है। जहां पर ऊर्जा की जरूरत है वहां ऊर्जा देती है। अभी हम लड़ने वाले हैं, सपोज हम अभी लड़ने वाले हैं, तो लड़ने वाले ऊर्जा की जरूरत हाथ को होगी ना, हाथ और पैर की, तो तुरंत ये काम करेगा। किसी को अगर माना ये समझ रहे बात को, तो ये ऊर्जा जो दे रही नहीं है, ये ऊर्जा आ रही है तुरंत। ठीक है, ये नहीं कि एकदम चुपचाप है हमारा, नहीं, ऊर्जा कहाँ आया। आप ऊर्जा देंगे पहले सोचेंगे अब मारना है इसको, ऊर्जा लाए मारो खींच के। ठीक है, तो ये ऊर्जा देने का जो काम कर रही है, कौन कर रही है? गोल्जी बॉडी करती है, जिसको आप कैमिली कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। मतलब ये ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं। जहां जरूरत हो तो वहां ऊर्जा देती है। समझ रहे बात को? देखिए डाउट होगा तो बताना आपको ना। आगे देखिए 5वां जो राजधानी क्या है? राजधानी को बैकुलस आप कहते हैं। ये शरीर में जल का संग्रह करती है। जल का संग्रह मतलब जल को जमा करने का कार्य करती है। तो आप जानते होंगे हमारे शरीर में कितने % पानी होते हैं? 75% होती है। 75% जो है हमारे शरीर में पानी होते हैं। कितने? 75%। अब बोलेगे इतना %? पूरा शरीर का 75%। अब तो आप समझ से परे हो जाएंगे। 75% पानी इतना अटता कैसे पेट में? नहीं अटता नहीं। हमारा जो कोशिका है ना, कोशिका ऑब्जर्व करती है उसको, कोशिका ऑब्जर्व करती है। इसलिए जब आदमी कमजोर पड़ जाता है, देखोगे कमजोर पड़ जाता है या फिर बहुत बड़ा इशू हो जाता है, हेल्थ इशू, तो सीधे एकदम हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल ले जाने के बाद नर्स लोग क्या करते हैं? सीधे इंजेक्शन क्या सिलाइन चढ़ा देता है ना, सिलाइन चढ़ा जाते हैं। उनको भी पता है कि पानी की कमी की वजह से क्या होता है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां आती है। मुहासे आते हैं, फुंसियां आती है, और भी कई सारी बीमारियां आती हैं। ठीक है, इसलिए शरीर में पानी का होना बहुत ही जरूरी है। तो राजधानी जो होता है, राजधानी जल को संग्रह करने का कार्य करती है। हम लोग जो पानी वगैरह पीते पेट में तो जाते हैं, साथ ही साथ कोशिकाओं में भी जाता है, और कोशिका पानी को ऑब्जर्व करती है। बहुत सारी कोशिकाएं, करोड़ों अरबों हम लोग गिन भी नहीं सकते। और बहुत सारी कोशिकाएं क्या करती है? जल को ऑब्जर्व करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, तो किसी को सिलाइन चढ़ाने के पश्चात भी यही होता है, तो कोशिका भी लेती है और पेशाब के माध्यम से तो बाहर आती है, कोशिका भी उसको ऑब्जर्व करती है। कोशिका जब सबको अच्छी तरीके से पानी मिल जाता है, पानी मिलने के बाद आदमी तंदुरुस्त हो जाता है और खेलना उलना शुरू कर देता है। समझ रहे बात को? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली का घर कहते हैं। बिजली का घर मतलब बिजली का घर भी कहा जाता है, ऊर्जा का घर, और इसे बिजली का घर भी कहा जाता है। क्या? बिजली का घर, क्योंकि ये ताकत देती है ना। बिजली का घर भी कहा जाता है क्योंकि ये ताकत देती है, बिजली जैसी ताकत देती है, जिससे आप किसी से भी आप लड़ सकते हैं इसलिए। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी कैमिलो क्या बताया आपको? ये ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। जहां जरूरत है, अभी मुझे हैंड में ऊर्जा की जरूरत है, किसी को मारना है तो हैंड में आएगी ऊर्जा। तो ये ऊर्जा लाएगी कौन? कैमिलो गोल्जी लाएगी। कौन लाएगी? कैमिलो गोल्जी। ये कौन लाएगी? ये कैमिलो गोल्जी लाएगी। ये कैमिलो गोल्जी लाएगी। और ये क्या करेगी? ये जल को क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, जल को जमा करती है। जल को जमा करती है हमारे शरीर में, स्टोर करके रखती है। ये कम हो गया मतलब आप समझ लो बेहोश होने वाले हैं, बेहोश आने वाले हैं, कमजोर पड़ने वाले, बीमारियां होने वाली है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले इसको आप नोट डाउन करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। 6 में क्या है देखें, अगला अध्याय क्या है? तारकाई। क्या है? तारकाई, जिसको आप इंग्लिश में सेंट्रोसोम भी कहते हैं। इसका काम क्या है? तारकाई। इसकी जो खोज बोबरी ने किया था। किन्होंने किया था? बोबरी नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी जो खोज है बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये कोशिका का विभाजन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। कोशिका एक मतलब एक से ही बहुत सारा अनेक होती है ना, उसका जो सिद्धांत दिया था किन्होंने दिया था? बोबरी ने दिया था। मतलब तारकाई जो काम करता है, तारकाई कोशिका के विभाजन में हमारी मदद करता है, कोशिका का विभाजन कराते हैं। कौन? तारकाई, जिसको आप सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है,
तो सबसे अधिक कोशिका का जो विभाजन होता है वो लिवर में होता है, पेट में। मैंने आपको बताया, ठीक है, लिवर में सबसे तेज कोशिका का विभाजन होता है, इसलिए लिवर में चोट वगैरह हो गया ना तो तुरंत वो रिकवर हो सकता है। और सबसे कम जो कोशिका का विभाजन होता है वो मस्तिष्क में होता है, सबसे अधिक होता है लिवर में। ये रिकवर तुरंत हो सकता है, मस्तिष्क रिकवर नहीं हो सकता है। एक बार मस्तिष्क अगर डैमेज बन गया ना तो सीधे तेरे नाम बन जाएगा, ठीक है, वो ठीक नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे तारक का ये कोशिका के विभाजन में हमारी क्या करता है, मदद करता है। सबसे अधिक कोशिका का विभाजन होता है किसमें, लिवर में होता है, और सबसे कम होता है मस्तिष्क में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी जो खोज करता थे वो कौन थे, बोबरी थे। क्या थे, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने। आगे समझते हैं वो क्या है, अंदरवी जालिका। सातवां नंबर में है, देखिए अंदरवी जालिका। अंदरवी जालिका जिसको आप इंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अंदरवी जालिका को आप हिंदी में पढ़े होंगे, अंदरवी जालिका, ठीक है। ये क्या होता है, ये आंतरिक कंकाल की तरह कार्य करते हैं। आंतरिक कंकाल मतलब हमारे शरीर के अंदर एक कंकाल है, तभी तो हम सीधे खड़े हैं, दौड़ पाते हैं, लिख पाते हैं, कोई भी चीज को पकड़ पाते हैं, ठीक है। ये इसी तरह से मतलब आंतरिक कार्य की तरह कार्य करती है और हमें आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं। सहायता प्रदान कर रही है आंतरिक सहायता, कंकाल जो है हमारा आंतरिक सहायता प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से हम खड़े हैं। ये तो खड़ा ही हो पाता है। अगर कंकाल नहीं होगी आपके शरीर के अंदर तो क्या आप खड़े हो पाएंगे। कोई मुर्गा को देखते हो, उसमें कंकाल होता है, हड्डी होता है, उनमें हड्डी नहीं होगा तो वो क्या खड़े हो पाएंगे। उसको एक आंतरिक सहायता मिल जाता है हड्डी की वजह से, कंकाल की वजह से, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से यह जो है कार्य करते हैं अंदरवी जालिका। इसमें दो प्रकार की जालिका होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की जालिका होते हैं। वो क्या क्या है, स्मूथ इंडो रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडो रेटिकुलम। स्मूथ को आप बोलते हैं चिकनी अंदरवी जालिका और रफ को बोलते हैं खुरदरी अंदरवी के जालिका। खुरदरी ना, खुरदरी, हाँ, खुरदरी अंदरवी जालिका कहते हैं। चिकनी अंदरवी जालिका का काम क्या है, चिकनी अंदरवी जालिका का काम है वसा का निर्माण करना। वसा मतलब मोटापा का निर्माण करना, पेट का निर्माण कराना, ठीक है। फैट जिसको आप चर्बी कहते हो ना, इंसानों में चर्बी बहुत हो गया इसका। चर्बी मतलब पेट में थुलथुला जो होता है ना, वो होता है चर्बी, वसा। उसमें वसा का निर्माण बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी फैट हो जाता है, एकदम चलेगा ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। आगे देखो रफ इंडो रेटिकुलम, जिसको आप हिंदी में कहते हो खुरदरी अंदरवी जालिका। खुरदरी अंदरवी जालिका ये जो होती है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। ध्यान रखेंगे, प्रोटीन का जो निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। देखिए फिर से अंदरवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये आंतरिक रूप से हमें सहायता प्रदान करता है। ये कंकाल की तरह कार्य करता है और हमें आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है चिकनी अंदरवी जालिका और एक होता है क्या, खुरदरी अंदरवी जालिका। चिकनी अंदरवी जालिका हमारा जो लीवर होता है क्या होता है, चिकना होता है और ये हमें फैट देने का काम करता है। वसा का निर्माण कराता है कौन, चिकनी अंदरवी जालिका वसा का निर्माण कराता है, ठीक है। और आगे जो रफ इंडो रेटिकुलम, जिसको आप कहते हैं खुरदरी अंदरवी जालिका, ये प्रोटीन का निर्माण करती है। और प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे और थोड़ा सा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला अध्याय हम लोग का राइबोसोम को इंग्लिश में राइबोसोम ही कहा जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम की जो खोज करता था वो थे प्लेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी जो खोज है प्लेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, हमने बताया, ठीक है। और इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है किसको, राइबोसोम को, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज नहीं है जो प्रोटीन का निर्माण कर। राइबोसोम के अलावा और कोई नहीं कर सकता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर सकता, अंदरवी जालिका नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण कर सकती है और इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसे दो वर्गों में बांटा गया, मतलब इसे दो वर्गों में पढ़ा जाता है। अब देखो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर, सेडिमेंटेशन कहने का अर्थ यह है कि आप पढ़े होंगे कोई कंटेनर में कीचड़ मतलब गंदे पानी को अगर आप रख देते कुछ देर के पश्चात आप देखते हैं कि गंदा सारा जो है तल में बैठ जाता है। उस तल में बैठ जाने की स्थिति को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। इसको दो ग्रुप में पढ़ेंगे, वो क्या है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जो होता है काफी छोटा होता है और इसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। और उसके बाद होता है यूकैरियोट। यूकैरियोट दूसरा होता है और ये थोड़ा बड़ा होता है। इससे क्या होता है, बड़ा होता है और इसे देखने के लिए आपको कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती, आप सीधे खुली आंख से आप इसको देख सकते हैं। तो समझ गए आप, प्रोकैरियोट छोटा होता है और यूकैरियोट क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बारे में हम लोग
अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट होता है कि इसके अंतर के बारे में जानेंगे, इसका काम क्या है वो जानेंगे। अभी जस्ट आप ये समझिए यूकैरियोट प्रोकैरियोट काफी छोटा होता है, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, और यूकैरियोट जो होता है बड़ा होता है और इसे देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है, आप खुली आंख से देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में अटैच नहीं कर रहा। अगली वीडियो में इसके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड होगी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। ओके, तो आगे हम लोग समझते हैं कि केंद्र क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हो। क्या कहते हो? न्यूक्लियस कहते हो। इसकी जो खोज करता थे वो रॉबर्ट ब्राउन थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। ये हमारा रहा केंद्र, ये माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का है, वेल्युलस है, रेटिकुलम है, ठीक है, इंडोरेटिकुलम है, गोल्जी का है, ठीक है, सारा कुछ है, सेंट्रोसोम है, सारा कुछ है। इनको सबको कंट्रोल करने का काम किसके हाथ में होता है? न्यूक्लियस का हाथ में होता है, जिसको आप हिंदी में केंद्र कहते हैं। अगर जिस तरीके से कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो ना ही राइबोसोम काम करेगा, और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा, ना ही गोल्जी का, ना ही सेंट्रोसोम, कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए मेन क्या है? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो ये सारी चीजें भी नहीं होगी, मतलब अगर होगी भी तो काम नहीं कर पाएंगे लोग, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो कंट्रोल करने का काम करती है, ये सबको काम करवाती है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम नहीं कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जाओ काम करो, इस तरीके से वो एफर्ट देती है अपना। समझ रहे बात को? गोल्जी का सबको ये अपना हैंडल में रखती है, सबको वो काम करवाती है, ठीक है। तो इसकी खोजकर्ता के बारे में जाना हमने रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। किसको? केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए और जीन जैसी चीजें पाई जाती है, ठीक है। क्या क्या? डीएनए, आरएनए और जीन जैसी चीजें से पाए जाते हैं। और अगली क्लास में भी हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, डीएनए, आरएनए के बारे में। अभी जस्ट ये समझिए, डीएनए का फुल फॉर्म पता है ना आपको? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, बस, ठीक है। और जीन, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है हमारे जो वंश को, ठीक है। बस इतना समझिए, आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको बढ़िया से, ठीक है। और कोशिका के अंदर जो है 80% पाया जाता है प्रोटीन, 80% प्रोटीन पाया जाता है, और डीएनए जो पाया जाता है 10%, और अन्य सारी चीजें जो पाई जाती है वो भी 10% पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र का काम क्या है, ये कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए सब मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम आप समझ गए, इसकी खोजकर्ता थे कौन? पेलेट। और केंद्र के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। और प्रोटीन, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये भी आप समझ गए। इसको दो वर्ग में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में, ठीक है। प्रोकैरियोट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जबकि यूकैरियोट को देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये साइज में बड़ा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसको नोट डाउन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम की जो खोजकर्ता थे वो है डी डुबे। लाइसोसोम के जो खोजकर्ता थे उनका नाम है क्या है? डी डुबे इनका नाम है। आप देख सकते हैं ये क्या है? डी डुबे जी ने लाइसोसोम की खोज की थी, इसका सिद्धांत भी दिया था कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए आगे जो है, इसमें जल अपघटक एंजाइम पाई जाती है। लाइसोसोम है ना, जल अपघटक एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम। इसे आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखेंगे। देखिए, जल अपघटक एंजाइम कहने का मतलब ये इसमें एक एंजाइम निकलता है, वो एंजाइम ना किसी को भी जलाकर राख कर देता है, किसी को भी जला के राख कर देता है। जैसे यहाँ पर ये हमारा लाइसोसोम है, ये क्या है? हमारा लाइसोसोम है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया सपोज काम नहीं कर रहा है, तो ये एक लिक्विड छोड़ेगा, उस लिक्विड को हम लोग एंजाइम बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक लिक्विड छोड़ेगा और इसको क्या करेगा? जलाकर राख कर देगा, इसको खत्म कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा? खत्म कर देगा। कोई भी चीजें अगर काम नहीं करती है उसके अंदर, ठीक है, इसी के डर की वजह से सारा जितने भी है ना यहाँ पर राइबोसोम, सेल सेंट्रोम, वॉल्यूस एंड गोल्जी उपकरण, सारा इसी के डर की वजह से क्या करते हैं? काम करते हैं। ये जो भी काम नहीं करता ना, ठीक है, ये तो देख रेख का काम करता है। न्यूक्लियस जो है देख रेख का काम करता है, इसी के डर की वजह से, दबदबा की वजह से क्या करते हैं? सारे काम करते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम जो भी नहीं काम करता है, सपोज राइबोसोम काम नहीं करे तो राइबोसोम को बुलाएगा, बाबू इधर आओ, राइबोसोम क्यों नहीं काम कर रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण बनाना। प्रोटीन क्यों नहीं बना रहे हो? ठीक है, और बोलेगा नहीं बनाएंगे, और तो उसको बुलाएगा, बुलाने के बाद क्या करेगा? उसको पकड़ेगा, पकड़ने के बाद एक लिक्विड छोड़ देगा, लिक्विड छोड़ देने के बाद ये राइबोसोम खत्म, मर जाएगा वो, ठीक है। कोई मरना नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता, इसलिए डर की वजह से सभी क्या करते? काम करते हैं। ये सबको देख रेख करता है, सबको देख रेख कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। लेकिन इसी के डर की वजह से सब काम क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। वही एक एंजाइम छोड़ता है जिसको आप इंग्लिश में
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और हिंदी में आप उसको अपघटक बोलते हैं, अपघटक एंजाइम। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी सारे काम करने से मना कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, सारे काम करने, ये राइबोसोम मना कर देता है, ठीक है, चिकनी खुरदरी वाला ये मना कर देता है, ठीक है, सेंट्रोसोम ये मना कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का तारक ये काम करने से मना कर रहे, तो ये उस दौरान क्या करता है, कोई काम करने के लिए एग्री नहीं होता, तो उस दौरान क्या करता है, लाइसोसोम को तो काम करवाना है, तो ये क्या करता है, उस टाइम खुद ही ब्लास्ट हो जाता है। खुद ही क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। जब खुद ब्लास्ट हो जाएगा तो सारा इसकी जो लिक्विड है सब तरफ आएगी, पूरा लिक्विड आएगा, पूरा इधर उधर पूरा चारों तरफ फैल जाएगी। जब लिक्विड चारों तरफ फैल जाएगी, सबको जला के क्या कर देगा, राख कर देगा, सबको नष्ट कर देगा। क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। और ये जो खुद ही ब्लास्ट जो हो गया, ये वो सुसाइड किया, क्या किया, सुसाइड किया। और उसी के ही हम क्या कहते हैं, आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। इसी की वजह से आत्महत्या का थैली का, जिसको आप इंग्लिश में सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। समझ रहे बात को, सुसाइड बैग कहते हैं, इसी को आप सुसाइड बैग कहते हैं। क्लियर, सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, समझ में आ गया। ये खुद में क्या होता है, लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाता है। खुद में जब ब्लास्ट हो जाता है ना, तो इसकी जो लिक्विड है सारा सब जगह, इसकी जो एंजाइम है सब तरफ फैल जाती है। और इसकी एंजाइम खतरनाक होता है, किसी को भी नष्ट कर सकता है, तो इनको भी नष्ट कर देता है इसी तरीके से। ठीक है, समझ रहे बात को। देखिए, और आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रेड ब्लड सेल एक रक्त है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम काम नहीं करता और इसमें पाया भी नहीं जाता है। और जो चीजें नष्ट हो जाती है, वो कहाँ चली जाती है, स्प्लीन में चली जाती है, जिसको आप प्लीहा या तितली कह सकते हैं, उसमें वो चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी को मारा जाता है, सपोज किसी को हम खींच के गाल में एक झांप दें, उसको जब जोर से खींच के मारेंगे, ठीक है, उसके गाल में एक पहचान आ जाएगा उसको, मतलब यहाँ के आसपास की जितनी भी है, क्या बोलते हैं उसको आप, कोशिका है, सेल है, वो मर जाएगी। मर जाने के बाद एक अलग सा चीन बैठ जाता है, लाल हो जाता है, या फिर एक दिन बाद काला पड़ गया, देखो मार के एकदम ठीक कर दिया, बोलते हैं ना हम लोग। जब या फिर पुलिस लाठी से जब मारती है, पूरा चीन बैठा देते हैं ये समय, मतलब यहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाती है, मर जाती है। यहाँ की कोशिकाएं, सपोज कोई मार दिया डंडा से, यहाँ पर पूरा जोर से मार दिया, मार देने के पश्चात क्या हो गया, ये कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, और दिखाएंगे देखो रे पुलिस क्या हाल किया है, मार के ठीक कर दिया। इस तरीके से ऐसा काला इसलिए पड़ता है क्योंकि वहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाए, मर जाती है, और साथ ही साथ वहाँ के लाइसोसोम भी मर जाते हैं, जिसकी वजह से ये कोई काम नहीं करता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से उसको सेकने का काम करते हैं। जब गर्म पानी से सेकते हैं उसको 3-4 दिन जब सेकते हैं, तो आसपास की जो कोशिकाएं है ना, वो अलर्ट हो जाती है, ये क्या हो रहा है इधर। जब अलर्ट जब हो जाती है, अगल बगल की कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है। विभाजन जब शुरू हो जाता है, धीरे धीरे ये रिकवर हो जाता है, और ये हमारा चीन भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। समझ रहे बात को। तो लाइसोसोम की खोजकर्ता का नाम क्या है, डी डुबे। और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अपघटक ना। और इसे आत्महत्या का थैली क्यों कहते हैं, समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये काम करवाता है ना, सबको काम करवाता है। अगर कोई काम करने का राजी नहीं हुआ ना, पकड़ कर लाएगा, सीधा लिक्विड छोड़ देगा, बस खत्म हुआ। ठीक है, खत्म। समझ गए बात को। तो ये काम करने के ये कौन करता है, ये लाइसोसोम काम करने को करता है। अगर सभी मना कर दे तो ब्लास्ट हो जाएगा, जिसे हम सुसाइड कहते हैं। वो सुसाइड किया तो सबको लेके चल गया, लिक्विड तो लगेगा ना इनको, तो ये सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में राइबोसोम नहीं पाया जाता, और जो लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जो कुछ भी मर जाता है, सड़गल जाता है, ये किसके अंतर्गत। सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, तो लाइसोसोम अपना लिक्विड छोड़ेगा, काम नहीं कर रहा मतलब ये छोड़ेगा, अपना मजबूरी है, वो छोड़ेगा। वो किसी को ऊपर भी छोड़ सकता है, जरूरी नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया अगर डेड हो गया तो ये काम नहीं कर रहा, इसका कोई काम नहीं, तो लाइसोसोम अपना एक लिक्विड छोड़ेगा, एंजाइम छोड़ेगा, और एंजाइम से इसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते हैं, लेकिन काम नहीं करते, वो डिस्ट्रॉय मर तो जाते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। वो कहाँ चले जाते हैं, मर जाने के बाद सीधे आरबीसी में चला जाता है, क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, और उसी तरह अब उसका अपघटन ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, और अपघटन हो जाता है, और अपघटन होकर कहाँ, स्प्लीन के माध्यम से बाहर चले जाता है। ठीक है, स्प्लीन में आ जाता है। ठीक है ना, तो आरबीसी में क्या नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जीवद्रव्य। जीवद्रव्य को आप कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। जो हमारा जीवद्रव्य है, इसमें कोई कलर नहीं होता। जीवद्रव्य इसमें ना 80% जल पाया जाता है। क्या, 80% जल पाया जाता है। सपोज एक बैग में क्या करें, जब आप स्कूल जाते हैं, बैग में, स्कूल कॉलेज कहीं भी जाते हैं, बैग के अंदर अगर टिफिन रखे और आप दौड़ते हैं, जब आप दौड़ेंगे तो
टिफिन की वजह खट 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 क्या करेगी, आवाज निकालेगी ना, आवाज निकालेगी, या फिर आवाज निकाली, उस आवाज को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा चीजें अगर भर देंगे उस बैग में और टिफिन को रख देंगे, वो आवाज नहीं करेंगे, दौड़े एकदम क्रीज जैसे, कोई आवाज नहीं करी। इसलिए क्या करते हैं, आवाज से बचाने के लिए बहुत सारे मोबाइल कंपनियां कैमरा कुछ भी अगर प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हो तो देखिए मोबाइल में बहुत सारा कवर रहता है, कवर एक तो थर्माकोल वगैरह सारा कुछ रहता है कवर, ताकि हिले डोले भी तो उसमें कोई क्षति ना हो, ठीक है, क्षति ना। उसी प्रकार से हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, जब लोग दौड़ेंगे तो ये आवाज करेगी, इधर उधर टकरा जाएगी, इधर उधर टकरा के खुद ही नष्ट हो जाएगा। ये लाइसोसोम से टकराएगी तो बचेगा ये लोग बचेगा नहीं, बचेगा ना, सब खत्म हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक द्रव है, जिसका द्रव है यही जल, इसमें पाया जाता है, किसमें, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, और इसको मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है, और इसको हिलने डुलने नहीं देता है, हिलने डुलने नहीं देता है। और ये कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये जल जो है 80% इसमें पाया जाता है। कितना प्रतिशत, 80% पाया जाता है। और इसे 2 वर्गों में पढ़ा जाता है, कितना, 2 वर्गों में पढ़ा जाता है, 2 वर्गों में पढ़ा जाता है। क्या हो, कोशिका द्रव्य, और दूसरा जो है केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जिसको आप इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, और केंद्रिका द्रव्य को जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियो, मतलब ये हो गया न्यूक्लियो, अगर इसमें अगर लिक्विड भरा तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। अगर लिक्विड इसमें पूरा भरा पड़ा है, ये बाहर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, साइटो, ये वाला साइटो है, और ये अंदर वाला क्या है, न्यूक्लियो। अगर आप में 1% की पानी की कमी हो जाता है शरीर में, तो हम क्या लगती है, प्यास लगती है। हम पानी पीते हैं इसलिए क्योंकि 1% पानी की कमी हो जाता है हमारे शरीर में। अगर 10% पानी की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। 10% पानी की कमी हो जाने पर आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। सो लेट मी रिपीट, लाइसोसोम की खोजकर्ता जो थे, कौन थे, डी डुबे, और इसमें जल एंजाइम होता है, अपघटन एंजाइम, जिसको आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और ये इसे आत्महत्या के थैला भी कहते हैं, जिसको आप सुसाइड बैग कह सकते हैं, ठीक है। और आरबीसी में क्या नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता है, और जो जिसमें लाइसोसोम काम नहीं कर सकता वो सड़ गल के कहाँ चला जाता है न, जो डेड होने के बाद वो स्प्लीन में चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है, और उसका अपघटन वही अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। तो सुसाइड क्यों कहते हैं, आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, हमने जाना, समझ गए ना आप। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या, जीवद्रव्य के बारे में। जीवद्रव्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म। यह एक रंगीन होता है, रंगीन मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है, और इसमें 80% जल होता है, और ये जल जो होता है इसको बैलेंस करने के लिए होता है, बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज ये जल अगर ये द्रव नहीं होगा 80%, तो ये क्या होगा, अपने आप खुद ही से टकरा जाएगा और खुद ही नष्ट हो जाएगा। इसके साथ लाइसोसोम के साथ टकराने पर समझ रहे, एक परमाणु बम की तरह सबको फोड़ देगा एकदम, ठीक है। तो इसलिए होता है, इसको 2 वर्गों में पढ़ा जाता है, कोशिका द्रव्य जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर इन द्रव्यों के बारे में पढ़ोगे तो ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म। अगर अंदर की बात करोगे, जो सेंटर होता है न्यूक्लियस प्लाज्मज, तो हो जाएगा केंद्रिका द्रव्य। अगर 1% शरीर में पानी की कमी हुआ तो आपको प्यास लगेगा। अगर 10% पानी की कमी हुआ आपको, ठीक है, तो आपकी डेथ संभावना है, आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे ये लाइसोसोम, जीव द्रव्य। अभी जितना भी हमने टॉपिक के बारे में बात किया, 10-11 टॉपिक के बारे में, सेल के बारे में समझा। यदि आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियोस काफी लॉन्ग होते जा रही है, तो आगे की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ छोड़े हुए यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और डीएनए आरएनए जीन, उन सब चीजों के बारे में हम लोग अगली के वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको समझ में आया होगा क्लास। लाइसोसोम, सेल के बारे में समझ में आया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ में आया होगा, गोल्जी उपकरण के बारे में समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक में अंत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, न्यू नॉलेज मिलती रहे। और इस चैनल में इंग्लिश नहीं बल्कि साइंस के रिगार्डिंग, मैथ के रिगार्डिंग सारे ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको नॉलेज के लिए काम आने वाले हैं, उस तरह के वीडियो अपलोड की जाएगी। तो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।